आपका डॉक्टर लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। मामले पहले बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन अब मामले कम सामने आ रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का कहर खत्म हो चुका है, क्योंकि कोरोना का कहर अभी भी जारी है और इसीलिए एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोविड काल के बीच हमें आयुर्वेद की महत्ता के बारे में और ज्यादा पता लगा, क्योंकि कोरोना काल में आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन कोरोना काल में आयुर्वेद कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम में जानेंगे। कोविड और आयुर्वेद से जुड़े हम हर पहलू पर सवाल करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे। आयुर्वेद का अपना एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन इसके इतर आयुर्वेद पद्धति का उपयोग हम कोविड-19 से निपटने में कैसे कर सकते हैं, और जो कोविड से संक्रमित मरीज रिकवर हो चुके हैं उसके बाद वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, इसी पर चर्चा होगी। कुछ सवाल हमारे रहेंगे जिनका जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक इलाज का कितना असर होगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आयुर्वेदिक तरीके से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, और भी कई ऐसे तमाम सवाल रहेंगे जिन पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेदिक आचार्य डॉक्टर दिलीप मिश्रा, और उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपको भी बता दें कि अगर आपको भी आयुर्वेद और कोविड से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल भी डॉक्टर दिलीप मिश्रा से पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिलीप, बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर दिलीप, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्या मानते हैं कि आयुर्वेद का कोरोना काल में कोविड से निपटने में कितना असर है? देखिए, आयुर्वेद जो है हमारा एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये पद्धति हर बीमारियों में बहुत ही कारगर रहा है। डॉक्टर दिलीप, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा से लौटती हूं आपके पास। लेकिन सबसे पहले नंबर्स लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहते हैं, ताकि नंबर्स पर कॉल करके दर्शक अपने सवाल भी कर सकें आपसे और पूछ सकें अगर उनको भी किसी तरीके की कोई तकलीफ है या कुछ ऐसा कोरोना के सिम्टम्स वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में कैसे पेशेंट्स अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, इसी पर करेंगे हम बात। लगातार आपका डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए खबर फास्ट की कोशिश ये रहती है कि हम तमाम स्वास्थ्य के मुद्दों पर हम बात करें। लगातार हम अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं स्वास्थ्य से जुड़े, और डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं स्टूडियो में, ताकि वो आपके सवालों का जवाब दें। और आपके अगर दिल में कोई भी शंका है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अपने परिवार को लेकर के, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य से जुड़ा, तो आप लगातार आपका डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो मुद्दा है वो यही है कि कोरोना काल में आप आयुर्वेदिक इलाज के जरिए कोरोना से कैसे निपटारा कर सकते हैं, कोरोना से कैसे रिकवर हो सकते हैं, और कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। कोरोना से जो मरीज रिकवर हो चुके हैं उसके बाद वो अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखें, इन तमाम बातों पर होगी चर्चा। डॉक्टर दिलीप मिश्रा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिलीप, फिर से वही सवाल, क्या मानते हैं कितना असर है आयुर्वेद का कोरोना से निपटने के लिए? देखिए, आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये कोरोना वैश्विक महामारी में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। क्योंकि ये जो बीमारी है हमारे सीधे सीधी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। जिनका रोग इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की कारगर क्षमता हमारे शरीर में है, वो इस बीमारी से बचे रह सकते हैं और बचे भी, जैसा कि आपने देखा है। तो आयुर्वेद का मुख्य लक्षण ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके बाद बीमारी अगर होता है तो फिर बीमारी को ठीक करना। तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को रक्षा करें, ये बीमारी हमको लगे ही ना। तो जो आयुर्वेद के सिद्धांत बताए गए हैं, हमारे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, विभिन्न प्रकार के जो रसोई घर में जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका हम नियमित प्रकार से सेवन करें। आयुष के जो काढ़े बताए गए हैं, जिनका हम आगे चल के पूरे डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। अगर और जो इम्यूनिटी पावर, गिलोय, अश्वगंधा, इस तरह से जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग जो दवाइयां हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं, वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हुई हैं इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान। और
सबसे जरूरी है इसमें कि अगर आपको इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारा पाचन तंत्र सही होना चाहिए। और पाचन तंत्र पे आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ही बड़ा रोल है। और इस तरह से पाचन तंत्र को सुदृढ़ रखते हुए हम अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं और इस कोरोना रूपी जो एक दानव हमारे सामने खड़ा था उससे हम अपने आप को पूरी तरह से बचाव करने में सक्षम रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप की अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, जिन आयुर्वेदिक औषधियों का आप नाम ले रहे थे, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, अश्वगंधा काढ़ा जिसका इस्तेमाल अपने इम्यूनिटी को सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको क्या लगता है कि जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो किसी भी मरीज को या किसी भी इंसान को प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेनी चाहिए या फिर कोई भी इंसान उसका सेवन कर सकता है, वो किसी तरीके से हार्म नहीं करेगा? देखिए, पहले के गांव और उसमें जो भी इस समाज से जुड़े हुए लोग थे उनको जो नुस्खे हैं वो अपने आप पता होते थे जी। और उसके अनुसार वो सेवन करते थे। लेकिन आज के समय में जहाँ परिस्थितियां बदली हुई हैं, जहाँ औषधियों में विभिन्न प्रकार के मिलावट हैं, औषधियाँ शुद्ध है कि नहीं है, आयुर्वेदिक दवा की कितनी गुणवत्ता है, इसको ध्यान में रखने के लिए मेरी सलाह ये है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेने से पहले वैद्य या चिकित्सक से जरूर परामर्श करें और उसके ही बाद आयुर्वेद की, क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति है, वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं और उस प्रकृति के अनुसार किस दवा, कौन सी दवा आपके ऊपर सूट करेगी, कितने डोज में सूट करेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चिकित्सीय परामर्श बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए दिल्ली से, देवेंद्र। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी देवेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मौसम चेंज होने वाला है तो इसमें संक्रमण का भी खतरा ज्यादा रहेगा, बिल्कुल, इसमें क्या सावधानी रखें हम? ठीक है, डॉक्टर दिलीप। अब जैसा कि ये बस हेमंत ऋतु आ गया है, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आया है, मौसम चेंज हुआ है, इस वक्त कफ ज्यादा मात्रा में प्रकोपित होता है और ये कोरोना से संबंधित, हमारी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, तो खासकर इसमें सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए, और मुझे सबको पता है कि कोरोना का जो आक्रमण होता है सबसे पहले गले पे होता है जी। गला इसका मुख्य स्थान है जहां से संक्रमण फैलते हुए हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो हम अपने गले को कैसे ठीक रख सकते हैं? तो सबसे जरूरी है कि इसमें उष्ण जल, गर्म पानी का सेवन करते रहें। जो हमारे सिद्धांत बताए गए हैं, जो हमारे काढ़े बताए गए हैं, जैसे दालचीनी है, अदरक है, जिसको सुखाकर जिसको सोंठ कहते हैं, तुलसी और काली मिर्च, इनकी एक प्रॉपर मात्रा हमारे आयुष काढ़ा में बताई गई है, इसका सेवन करना है। और दूसरी बात है कि हम अपने गले के संक्रमण को रोकने के लिए मुलेठी के सेवन बहुत जरूरी है। मुलेठी आप किसी रूप में ले सकते हैं, मुलेठी की टैबलेट्स है, मुलेठी की लकड़ी आती है, उसको आप च्यू कर सकते हैं, मुलेठी का चूरन आप गर्म पानी में मिला के आप उसको ले सकते हैं। इसलिए गले को ठीक रखना इस मौसम में बहुत जरूरी है ताकि कफ प्रकोपित न हो और हमारा गला ठीक रहे और संक्रमण लंग्स तक ना पहुंचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से ही, यश। यश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो आयुर्वेद की पद्धति इसमें कितना कारगर साबित हो सकती है रोकने में? देखिए, ये एक कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जिसमें बहुत ही ज्यादा सरकार भी इसमें चिंतित रही है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है कि हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। और इसमें आपको पता है कि हमारी जो मानसिक संवेदनाएं हैं, मानसिक जो सोच है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल है, उससे भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमारे बीपी और शुगर में होता है। इसलिए बताया गया है कि योग और आयुर्वेद, इन दोनों का बड़ा महत्व है। अब देखिए, अगर आपको अपने शुगर को बैलेंस रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखना है, तो प्राणायाम का नियमित सेवन, योगासनों का नियमित सेवन, सूर्य नमस्कार इत्यादि का सेवन, जिससे हमारी इस लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी रहे और साथ ही साथ शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे। तो आपकी जो दवाइयां शुगर और ब्लड प्रेशर की चल रही हैं उसको आप नियमित लेते रहें चिकित्सीय परामर्श के अनुसार। और हमारे जो आयुष का, और इसमें खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उसमें गिलोय का बड़ा अच्छा रोल है। इस मौसम में खासकर डायबिटीज पेशेंट के लिए गिलोय को तो अमृत के तुल्य माना गया है, गिलोय को रसायन रिजुविनेशन माना गया है। इसलिए गिलोय का सेवन आप जिस फॉर्म में अगर काढ़ा बना के लेना चाहें तो काढ़ा लें,
टैबलेट फॉर्म में लें और अपनी दवाइयां लेते रहें, साथ में योगासन और प्राणायाम, ताकि आपकी मानसिक संवेदनाएं भी स्थिर रहें और आपका शुगर और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और आप इस बीमारी से निश्चित रूप से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर दिलीप, एक सवाल मेरा भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना सीधा लंग्स पर इफेक्ट करता है, तो जैसे हम देखते हैं कि लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी लंग्स पर इसका असर पड़ता है, तो वो कोरोना से बेशक रिकवर कर जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो कोरोना से जो संक्रमित मरीज थे जो अब रिकवर हो चुके हैं, वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये हम लोग के नियमित ओपीडी में और ये परामर्श, ये चिकित्सीय परामर्श के लिए आजकल मरीज काफी आ रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित रहे, और उनमें मेल और फीमेल में दो तरह से डिफरेंसेज आ रहे हैं उनकी जो पोस्ट कोविड हमने देखा है। लेकिन कॉमन चीज दोनों में एक ये है कि उनके लंग्स में कोई न कोई पैचेज रह जाते हैं, कोई न कोई उनका लंग्स वीक हो जा रहा है, जिसके चलते उनको सांस लेने में, जिनके चलते उनकी जो ओवरऑल वाइटलिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने लंग्स को कैसे मजबूत रखें। तो इसके दो पहलू हैं लंग्स के मजबूत रखने के। एक तो जो हमने बताया प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, इसको आप करें ताकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। दूसरा, जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, खासकर सीतोपलादी चूर्ण, इसका बड़ा अच्छा रोल है, मुलेठी चूर्ण और गिलोय सत्तू, ये तीन चीज मिला के हम दे रहे हैं। और ना भी हो तो अगर आप घर में भी जो दालचीनी और इसके खासकर आजकल तुलसी का पत्ते का सेवन, ये अपने आप में बड़ा अच्छा है, और मुलेठी का सेवन। और इससे भी जरूरी है जो हमने बताया, सीतोपलादी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण और गिलोय सत्तू, इनकी एक प्रॉपर मात्रा में लेकर, और इसको जितने भी कोविड पेशेंट जो रिकवर हो जा रहे हैं उनको भी लेना है, और खासकर कुछ मानसिक औषधियां, क्योंकि हमने स्त्रियों में देखा है कि वो थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है, पुरुषों में हमने देखा है कि उनकी वाइटलिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, तो इससे भी हमको थोड़ा सा अपने आप में बचाव करना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अपनी मानसिकता पर आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब ना हो और मेंटल लेवल पर कोई असर ना पड़े, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं संगरूर से, तान्या। तान्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। हाँ जी तान्या जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि आयुर्वेदिक सिस्टम से हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर दिलीप इसका जवाब बहुत ही अच्छा सवाल है, दे चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी से हम अपना इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे जरूरी है हम अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारा पेट पाचन तंत्र सही होने चाहिए, हमारा जो डाइजेशन है वो सही हो, किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन न हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। और इसके लिए हरितकी का सेवन, हरड़ का सेवन आयुर्वेद में कहा गया है कि ये हरड़ जो है मनुष्य के माता के समान हितकारी है। ये किसका श्लोक है कि हरितकी मनुष्याणाम मातृ हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नव दृष्टा हरितकी। हरितकी हमारे माता के समान है। एक बार माता तो कुपित हो सकती है, लेकिन पेट में गया हुआ जो हरितकी, जिसको हरड़ कहते हैं, वो कभी कुपित नहीं होता। इसलिए हरड़ का सेवन करें ताकि हमारा पेट साफ रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम साफ रहे। और उसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है जो आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करेगी, उसमें दो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, गिलोय और अश्वगंधा। अश्वगंधा का तो रिसर्च भी चल रहा है IIT दिल्ली और जापानीज कंपनी के द्वारा कि एक आने वाले समय में इसको कैसे हम कोविड मेडिसिन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो अश्वगंधा हमारे एक तरह से रिजुविनेशन का काम करती है, हमारे जाके जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा रोल रहता है। एक नर्वाइन टॉनिक है, और साथ में आप गिलोय का सेवन करें। गिलोय तीनों दोषों का शमन करती है, वार्षिक कफ और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो पाचन तंत्र को सुदृढ़ रखते हुए हम गिलोय और अश्वगंधा का सेवन करें, मुलेठी का काढ़े का सेवन करें, हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और इस बीमारी से अपने आप को, किसी बीमारी से नहीं, आजकल किसी भी वायरस जो भी आप चल रहा है। डॉक्टर दिलीप फिर से लौटते हैं आपके पास, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनके भी सवाल का जवाब दीजिएगा। विस्तार सिंह जी हैं अंबाला से। विस्तार सिंह जी, स्वागत है आपका। विस्तार सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अपने टीवी का वॉल्यूम सर थोड़ा सा कम कर लीजिए। लगता है संपर्क उनसे टूट गया, फिर से कॉल आएगी तो उनको जोड़ते हैं अपने साथ। लेकिन डॉक्टर दिलीप, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखा हमने दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़े, लेकिन अभी एक जो रीसेंट रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 2000 मरीज जो दिल्ली में ठीक हुए हैं वो शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हुए हैं। और खुद जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने बधाई दी है
तो क्या आप बता सकते हैं कि किन किन चीजों का प्रयोग उस दवा में किया गया होगा जिससे कि कोरोना के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, और क्या उन दवाओं का जो असर है वो जो माइल्ड सिम्टम्स वाले, हल्के सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स हैं उन पर होगा या फिर किसी पर भी हो सकता है? देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा करती हैं और इसका बड़ा ही कारगर प्रयोग मैंने भी इसमें किया है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर अगर जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी और इनका एक बैलेंस अगर बना हुआ है तो इम्यूनिटी पावर हमारी अपने आप स्ट्रांग रहेगी। तो जो आयुर्वेद के थ्रू, जैसे हमारा आंवला है उसका आमल की रसायन चूर्ण बनता है, जिंक है हमारा यशतवसम है। तो खासकर जो हम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उसमें सीतोपलादी चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, यशतवसम, ये हमारा पुराना एक भस्म है यशतवसम, जिनको हम जिंक का जो एलोपैथिक सिस्टम में जिंक के टैबलेट्स बांटते हैं उसमें हमारा यशतवसम है और गिलोयसत, ये हम मिला के देते हैं। उसके बाद से हमारी कुछ औषधियां हैं, नारदी लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, इनका सेवन किया जाता है। और इससे कोरोना के मरीज केवल माइल्ड सिम्टम ही नहीं, जिनमें अगर बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो वो भी बहुत आसानी से रिकवर हो रहे हैं और पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, विस्तार सिंह जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विस्तार सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैम। जी, स्वागत है आपका सर, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी ना मिल्क के सर उनके ना फेस के ऊपर वाइट वाइट से पिंपल हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से। हाँ जी सर, पूछिए। मैम मेरे वाइफ है ना सर, उनके फेस के ऊपर, नाक के ऊपर, स्किन, नाक के आसपास के एरिया में वाइट वाइट पिंपल्स हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से। मुझे लगता है कि देखिए विस्तार सिंह जी, हम आज कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिलीप, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। ठीक है। इनका जो सवाल, मैं हालांकि इनका ऑडियो क्लियर नहीं था, फिर भी जो मैं समझा कि नाक के आसपास पिंपल्स वगैरह बहुत हैं। तो इसमें क्या है कि ये खून की खराबी से या एलर्जी से, दो कारणों से होता है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि लीवर वगैरह सही है कि नहीं, लीवर से जो इनका खान पान सही हो, और खून को साफ रखने के लिए जैसे या एलर्जी कोई हो तो सबसे जरूरी है कि काली मिर्च जो एंटी एलर्जिक है, तो सुबह शाम क्या करें कि सुबह खाली पेट 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री के दाने लेके चबाएं, और फिर रात को सोते समय और कुछ अपना ब्लड प्यूरिफायर, आरोग्य वर्धनी बटी या गिलोय, इसका भी सेवन कर सकते हैं। और गुलाब जल का को वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन करें, इससे आराम हो जाएगा। लेकिन काली मिर्च और मिश्री का सेवन लगातार 3 महीना सुबह शाम खाली पेट करवाएं इनको। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार सिंह जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। हाँ डॉक्टर दिलीप, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कारगर होती है ये उन पेशेंट्स पे जो कोरोना से जूझ रहे हैं, या फिर उन पेशेंट्स जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन पर भी किस तरीके से आयुर्वेद औषधियां काम करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है डॉक्टर दिलीप, जो लोगों के जहन में रहता है अक्सर, कि एलोपैथी से जब वो इलाज कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर उन्हें जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन जब वो आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे देखने को मिलता है, पेशेंस रखना पड़ता है अंदर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रहता है, कितना चीप रहता है? देखिए, आपके जो सवाल है उसके दो पहलू हैं। पहला तो है कि ये कितना आशुकारी है, कितना क्विक एक्शन है, और दूसरा इसके जो इकोनॉमिकल वो है। पहले हम पॉइंट पे आपके आते हैं, जो पहला प्रश्न है आपका कि कितना जल्दी काम करता है, कितना आशुकारी काम करता है। कि एक तो एलोपैथिक सिस्टम है, उसमें तुरंत आराम मिल गया जी, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों में भी ऐसा देखा गया, और खासकर कोरोना के वक्त हमने देखा है कि जो ये सीतोपलादी, मुलेठी, यशतवसम, गिलोय, इसको तो तुरंत 1 दिन में रिजल्ट, 2 दिन में इसका तुरंत रिजल्ट आता है, क्योंकि ये तुरंत जाके हमारे दोषों का शमन करती हैं। तो ये एक मिथ्या भ्रम नहीं रहना चाहिए कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत जाके लंबे समय तक असर करती हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने एक पहलू बताया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए। तो अगर पहले हम देख लें कि उस मरीज का पाचन तंत्र सही है कि नहीं, उसको कुछ उसके परगेटिव या इस तरह का पेट साफ करने वाली दवा देकर, और फिर हम जब इन औषधियों का सेवन कराते हैं तो रिजल्ट हमको तुरंत मिलता है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री यानी कुल मिलाकर डॉक्टर दिलीप, आप ये कह रहे हैं कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है। अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो आप स्वस्थ रहेंगे, और आयुर्वेदिक औषधियां स्वस्थ इंसान भी अगर उनका प्रयोग करे तो उसके लिए भी अच्छा है, वो स्वस्थ ही रहेगा आगे। जी डॉक्टर दिलीप, यही मतलब है कि अपने पाचन सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन योगा किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? हमने औषधियों की बात तो कर ली, लेकिन योगा का कितना बड़ा रोल हो सकता है?
देखिए, योग का अपने एक बहुत ही व्यापक पहलू है। योग का मतलब होता है जोड़ना। और योग जो हमने कहा है कि योगस्तु कर्मस्तु कौशलम, योग हमारी कर्म की कुशलता को बढ़ा देता है। तो हम कितना आपने देखा होगा कि जो कॉमन पीपुल हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, इनमें कोरोना का आक्रमण बहुत कम रहा है, क्योंकि ये दिन भर अपने मेहनत करते हैं, अपने शरीर से पसीना निकालते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े उसमें रहते हैं हवेलियों में, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उनमें कोरोना का प्रकोप ज्यादा हुआ है, क्योंकि उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। तो अपनी कर्मणता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी, और योग हमारे कर्म को बढ़ा देता है। तो योगासन और खासकर प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम, तो लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, जिससे हम हमारी मानसिक संवेदनाएं भी सुदृढ़ रहे। क्योंकि देखिए, एक स्टिग्मा तो है ही है। कोरोना अगर किसी को, अगर बीमारी तो चलिए बाद में, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो सोशली स्टिग्मेटाइज हो जाता है कि हमको एक पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, 17-18 दिन इसको होम आइसोलेशन में रहना है या अलग रहना है, तो एक मानसिक दबाव तो लाता ही है। सबसे बड़ा पहलू ये है। तो हम अपने मानसिक इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें। तो उसके लिए जो ये प्राणायाम है, ये बहुत जरूरी है। और प्लस योग के जो योगासन, वो हमारी कर्म की कुशलता को बढ़ाएंगे। शरीर से एक बार पसीना आप निकालें। ठीक है। जैसे कोई नहीं, अगर आप फास्ट वॉक करते हैं, मूव करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बट पसीना निकल जाए। ठीक है। तो उससे हमारा डॉक्टर digestive दिलीप, system strong दर्शक होगा। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, तान्या जी जो संगरूर से जुड़ी थी। तान्या जी, स्वागत है फिर से आपका। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए मैम। ओके मैम, ओके। हम अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अपनी हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर दिलीप। हाँ, ये हाइट की जो बात है, और खासकर ये बहुत ही बड़ी समस्या एक होती है, और इसके बहुत सारी चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं कि हम अपने हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये कई बार जेनेटिक भी होता है कि अगर माता पिता की उतनी हाइट अच्छी नहीं है तो बच्चों की भी हाइट नहीं जाती है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों में थोड़ा सा ग्रोथ रुक जाता है। तो उसमें देखना है कि हमारा हड्डियां कितनी मजबूत है। तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है, कैल्शियम वगैरह की चीजों को लेना है, मल्टीविटामिन लेना है। और आयुर्वेद में तो अश्वगंधा और यशस्वसम का बड़ा अच्छा रोल है, और इस पर कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन भी आए हैं। और खासकर योगासन, जो ताड़ासन और नाड़ी ताड़ासन, एक जो खड़ा होकर जो हम ताड़ासन करते हैं और एक लेट के नाड़ी ताड़ासन, इस तरह से हम अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं, कुछ योगासन के द्वारा और कुछ हमारी आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उसके द्वारा। और प्लस हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखें, उसको लगातार हड्डियों को अपने वर्किंग में रखें, उसमें तेल वगैरह का स्ट्रॉन्ग, हड्डियां मजबूत होंगी ताकि जो फीमर बोन जो नीचे वाला है वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो थोड़ा सा उसकी हाइट ज्यादा आए। इस तरह से हम अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप चिकित्सकीय परामर्श जरूर लेकर ही अच्छी औषधियां लें, क्योंकि मार्केट में बड़ा ही इस तरह की मिसलीडिंग ड्रग्स बहुत ज्यादा मिलने लगा है कि हाई ग्रोथ इस तरह से कई तरह के हैं। तो उस पर आप ज्यादा विश्वास न करें। हमेशा एक कुशल चिकित्सक के द्वारा आप परामर्श लेकर ही, और उस बच्चे के कोई बीमारी तो नहीं रही है इनिशियल एज में, कोई इसको इम्यूनिटी पावर की तो नहीं है, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका उसका विकास रुका हुआ है, उसको देखकर संपूर्ण चिकित्सकीय सलाह के बाद ही हाइट को बढ़ाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें और योगासन का सेवन करें। निश्चित रूप से हाइट। डॉक्टर दिलीप, वापस से कोरोना के ही मुद्दे पर वापस आते हैं, विषय पर उसी बारे में करते हैं चर्चा। दरअसल सर्दी अब जिस तरीके से बढ़ रही है और आगे और भी ज्यादा सर्दी बढ़ेगी, तापमान गिरेगा, कोरोना के सिम्टम्स भी यही रहते हैं, जुकाम, खांसी, गले में खराबी हो जाना, खराश हो जाना, और सर्दी में भी देखते हैं हम तकरीबन यही सिम्टम्स रहते हैं। तो आगे डॉक्टर्स के लिए भी चुनौतियां हैं बड़ी, और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी चुनौतियां हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो स्वस्थ हैं लेकिन सर्दी से वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और एक चैलेंजिंग भी है चिकित्सक को भी और खासकर मरीजों को भी। देखिए, इसमें हमको क्या करना है, अगर आप स्टेप वाइज समझेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं और इसमें सर्दी के प्रकोप से बचे रहेंगे। देखिए, जो संक्रमण का जो पहला रास्ता है नाक के माध्यम से, फिर गला और लंग्स। सबसे पहले हम इस सर्दी के मौसम में हम अपने नाक के रास्ते को कैसे क्लियर रखें, तो स्टीम सुबह उठ के गर्म पानी से स्टीम ले लिया करें। और एक और चीज कर सकते हैं, सिंपल रोगन बादाम तेल या गाय का घी, उसको एक एक बूंद जरूर हम अपने नाक में डालें।
ये सुबह आप कर सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा तिल का तेल गर्म करके अपने नाक के आसपास हल्की सी मसाज करके और खाली पेट एक एक बूंद हम अपना गाय के घी को डालें। एक नफ्ट का सेवन जरूरी है सर्दी के मौसम में। स्टीम इनहेलेशन करें, गर्म पानी से भाप दें। खासकर बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। खासकर घर में जो छोटे बच्चे हैं, कई बार वो उछल कूद में इधर उधर भागते रहते हैं, वो उस तरह से गर्म कपड़ों का भी सेवन नहीं करते। हम उनको कैसे बचाएंगे? तो उनको इस तरह का जो नाक में दवाई डालने वाला है, और कोशिश करें कि वो गर्म पानी ही अधिकतर पिएं। और एक चीज और आप कर सकते हैं, छोटे जो 10 साल से कम के बच्चे हैं, सोते वक्त उनके छाती पे गरम जो गाय का घी होता है, 1 चम्मच थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें, उसमें सेंधा नमक मिला दें और थोड़ा सा कपूर मिला दें और उनके छाती पे लेप कर दें, ताकि ये गर्माहट उनके पूरे चेस्ट रीजन में बना रहे और उनको सर्दी का प्रकोप आक्रमण न हो। दूसरा, किसी के लिए भी हम अपने खान पान को ठीक रखें। हेमंत और शिशिर ऋतु जो सर्दी का मौसम है, इस ऋतुचर्या का पालन करें जो हम इसमें आचार्यों ने बताया है कि शहद का सेवन करें, मूंग की दाल का सेवन, उसमें दाल का सूप बना के उसमें सेंधा नमक डाल के नित्य प्रति सेवन करना है। तो इन ऋतुचर्या का पालन करें और बहुत ज्यादा गर्म चीज भी ना खाएं, क्योंकि इसमें हमारी सर्दी के मौसम में देखा गया कि डॉक्टर दिलीप, लौटती हूँ मैं आपके पास। एक और दर्शक जुड़ गए, समय की भी थोड़ी सी कमी है। रजनी जी हैं दिल्ली से। रजनी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी रजनी जी। रजनी जी, अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लीजिए। हाँ जी मैम। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हाँ जी, मेरी बिटिया है 14 इयर्स की जी। हाँ जी, उसके फेस पे पिंपल्स बहुत हैं और उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। जी, ये दोनों अपने आप में मिक्स है कि कॉन्स्टिपेशन है और साथ में उसके पीठ में पिंपल्स बहुत ज्यादा है। तो हमने शुरू से ही इस चर्चा को हमने आरंभ किया था कि आपका पाचन तंत्र सही रहना चाहिए। बच्चे कई बार क्या होता है कि ज्यादा फास्ट फूड वगैरह खाने लगते हैं, तली हुई चीजें, बेसन और मैदा की चीजें। तो इस तरह उसके पहले तो आप आहार को देखिए कि वो कुछ इस तरह का गरिष्ठ भोजन तो नहीं ले रही है बिटिया, कि जैसे बहुत मैगी वगैरह का सेवन है या कोई बहुत ज्यादा बेसन की चीजें हैं, उसको एक अवॉइड करिए। और सबसे पहले उसकी दाल का सेवन उसको बढ़ाइए, दूध का सेवन बढ़ा दीजिए, सेव का, दाल में थोड़ा सा घी मिला दीजिए ताकि पेट साफ हो। हरड़ को थोड़ा सा भून के उसको दीजिए ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और दूसरा जो पिंपल्स वगैरह है, तो हमने शुरू में बताया कि एलर्जी से भी होते हैं। तो सुबह उठ के 3 काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री के दाने उसको चबाने को दें और रात को सोते समय, और कोई भी ब्लड प्यूरिफायर जो मार्केट में है उसको आप दे सकते हैं, उसी से आराम हो जाएगा। नारियल का तेल उस पर लगाएं और आराम हो जाएगा उसको। अगर नहीं भी होता है तो फिर भी आप चिकित्सकीय परामर्श लेके और उसको दवाइयां दें। जी, बहुत शुक्रिया रजनी जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिलीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो कैसे सर्दी में बीमारियां जल्दी से आपको जकड़ सकती हैं, लेकिन उन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं और खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं कोरोना काल में, कोरोना के जो मरीज हैं वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, या कोरोना के बाद आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हमने की आज के इस खास कार्यक्रम में। फिर से नए विषय पर आपका डॉक्टर हम लेकर के आएंगे और नए विषय पर करेंगे बात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।